नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रूस की, दुनिया का सबसे बड़ा देश। अब देखिए, जब रूस का नाम आता है तो अक्सर ख्याल आते हैं बर्फ, क्रेमलिन या शायद आजकल की राजनीति खबरें। बिल्कुल। लेकिन रूस सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, आज हम कुछ अलग, कुछ चौंकाने वाली बातों पर गौर करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, रूस के बारे में 10 अद्भुत तथ्य, और सच कहूं तो इसमें दी गई जानकारी काफी आंखें खोल देने वाली है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ चीजें तो वाकई हैरान करती हैं। तो आज कोशिश यही है कि इन तथ्यों के जरिए रूस की एक शायद ज्यादा गहरी, ज्यादा विविध तस्वीर सामने रखी जाए। एक विस्तृत विश्लेषण कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं रूस के उस पहलू से जिसे अनदेखा करना मतलब नामुमकिन है, उसका अविश्वसनीय आकार। हाँ, आकार तो है ही। पहला तथ्य ही सुनिए। रूस इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा प्लूटो ग्रह, उसकी पूरी सतह रूस के अंदर समा सकती है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। प्लूटो एक पूरा ग्रह है। हाँ, और ये पृथ्वी के कुल जमीनी हिस्से का लगभग 8वां हिस्सा है। क्या कोई सोच सकता है कि एक देश इतना विशाल हो? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये रूस की पहचान है। इतने बड़े क्षेत्र का प्रबंधन करना, अलग अलग संस्कृतियों को साधना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक काम रहा है। सही कहा। और इसी आकार ने इसे हमेशा एक वैश्विक वजन दिया है। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये संभावनाओं और जटिलताओं का एक पूरा महासागर है जमीन पर। बिल्कुल, और इसी विशालता का एक नतीजा है हमारा दूसरा तथ्य, जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी पर और भी ज्यादा असर डालता होगा। रूस में 11 टाइम जोन है। 11? हाँ, 11। जरा सोचिए, जब देश के एक कोने में, मान लीजिए सोची में, लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो दूसरे कोने जैसे व्लादिवोस्टोक में शायद रात हो चुकी हो या अगली सुबह होने वाली हो। बिल्कुल। ये तो एक ही देश में टाइम ट्रैवल जैसा हो गया। ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कितना मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो यकीनन है। इसे दुस्वप्न कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये एक असाधारण लॉजिस्टिक चुनौती है। आप सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी काम हो, ट्रेन का टाइम टेबल हो, टीवी का प्रसारण हो, सेना का मूवमेंट हो, हर चीज में इन 11 टाइम जोन्स का हिसाब रखना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकारी काम नहीं, व्यापार पर, निजी जिंदगी पर, एक ही कंपनी की 2 ब्रांच के बीच मान लीजिए वीडियो कॉल करनी हो। हाँ, वो भी एक कला होगी वहाँ। बिल्कुल। इसके लिए लगातार प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। खैर, रूस की विशालता सिर्फ जमीन और समय तक ही नहीं है, पानी के मामले में भी यहाँ कुछ असाधारण है। हमारा तीसरा तथ्य हमें ले चलता है बैकाल झील की ओर। सुना है ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। हाँ, सबसे पुरानी और सबसे गहरी तो है ही, लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण बनाती है वो है इसमें मौजूद पानी की मात्रा। अच्छा। दुनिया के सतह पर जितना भी ताजा पानी है उसका लगभग 20%। 20%? हाँ, अकेले इस एक झील में है। अरे बाप रे, 20%! ये तो एक झील नहीं, ये तो ताजे पानी का महासागर हो गया। बिल्कुल, पृथ्वी का एक विशाल मीठे पानी का भंडार। और इसकी सफाई कहते हैं कि 40 मीटर यानी करीब 130 फुट नीचे तक साफ दिखता है। 40 मीटर? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं, एक प्राकृतिक अजूबा भी है। हाँ, और पारिस्थितिकी के नजरिए से देखें तो बैकाल झील एक जीती जागती प्रयोगशाला है। यहाँ हजारों ऐसी जलीय प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। अच्छा। जी हाँ, ये झील हमें न सिर्फ धरती के अतीत की झलक देती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि ऐसे अनमोल प्राकृतिक खजानों को बचाना कितना जरूरी है। सही बात है। इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बिल्कुल। पानी के इस विशाल भंडार से अब जरा जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं इंसानी इंजीनियरिंग के एक ऐसे कमाल की जो रूस के इस विशाल विस्तार को नापता है। चौथा तथ्य है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है ना? हाँ, 9,289 किलोमीटर लंबी, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, और सफर लगभग 7 दिन का। 7 दिन ट्रेन में? ये तो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होगा। अनुभव तो है ही, लेकिन ये सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे वो रूस के इतिहास और विकास का एक प्रतीक है। सोचिए, जब इसे बनाया गया था 19वीं सदी के अंत और 20वीं की शुरुआत में, हाँ। इसने उस विशाल, उस दुर्गम साइबेरियाई इलाके को देश के यूरोपीय हिस्से से जोड़ा था।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। तो इसका मतलब है कि इसने सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाया होगा, बल्कि साइबेरिया के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। निश्चित रूप से इसने साइबेरिया के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं उन तक पहुंच बनाई, वहां नए शहर बसे, उद्योग लगे, लोगों को वहां जाकर बसने में मदद मिली। ये सिर्फ लोहे की पटरी नहीं है, ये रूस को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाली एक धमनी की तरह है। देश की एकता और आर्थिक विकास में इसका योगदान अतुलनीय है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये रेलवे लाइन रूस के दो अलग अलग चेहरों को जोड़ती है। और यहीं से हम आते हैं 5वें तथ्य पर। ये रूस की पहचान से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है, रूस यूरोप में है या एशिया में? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। मैंने पढ़ा है कि इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 77% जमीन एशिया में है, लेकिन ज्यादातर लोग, लगभग 77% आबादी, यूरोप वाले हिस्से में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ नक्शे का बंटवारा नहीं है, ये रूस की संस्कृति में, उसकी सोच में, उसकी दुनिया में जगह, हर चीज में झलकता है। हाँ, अच्छा। हाँ, रूस की ये यूरेशियन पहचान ही उसे अनोखा बनाती है। वो न तो पूरी तरह यूरोपीय है, न पूरी तरह एशियाई, उसमें दोनों महाद्वीपों की झलक है, दोनों का असर है, और कभी-कभी दोनों के बीच का तनाव भी महसूस होता है। तो ये एक तरह की दोहरी पहचान है। हाँ, जो शायद बाहर से समझना थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, और यही उसकी खासियत भी है। ये संगम, ये द्वंद्व, उसकी कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, हर चीज में दिखता है। रूस को समझने के लिए इस यूरेशियन पहलू को समझना बहुत जरूरी है। इस भौगोलिक और सांस्कृतिक फैलाव से अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जमीन खुद उबलती है। छठा तथ्य हमें ले जाता है कामचटका प्रायद्वीप। स्रोत में इसे आग का गोला और पृथ्वी की रसोई जैसे नाम दिए गए हैं। हाँ, नाम बिल्कुल सही है। कामचटका सचमुच पृथ्वी की भूवैज्ञानिक गतिविधियों का एक हॉटस्पॉट है। यहाँ 160 से ज्यादा ज्वालामुखी है और उनमें से 29 अब भी सक्रिय बताए जाते हैं। जी, ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार टकराती हैं। ये ज्वालामुखी सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी की अंदरूनी बनावट और प्रक्रियाओं को समझने का एक अनमोल मौका भी देते हैं। यहाँ की भूतापीय ऊर्जा का भी बहुत महत्व है। ये एक तरह से धरती के अंदर क्या चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट है। यानी ये भूवैज्ञानिकों के लिए तो किसी सपने के सच होने जैसा होगा। अच्छा, अब जरा रूस की रोजमर्रा की जिंदगी और आदतों की तरफ आते हैं। 7वां तथ्य थोड़ा चौंकाने वाला है, खासकर रूस की जो एक स्टीरियोटाइप छवि है उसे देखते हुए। कौन सा तथ्य? बताया गया है कि वहां लोग वोडका से कहीं ज्यादा चाय पीते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक औसत रूसी साल में करीब 1.5 किलो चाय पत्ती पी जाता है। हाँ, ये तथ्य रूस के सामाजिक ताने बाने के बारे में बहुत कुछ कहता है। चाय वहां सिर्फ पीने की चीज नहीं है, वो मेलजोल का, मेहमान नवाजी का, लंबी बातचीत का प्रतीक है। अच्छा। किसी के घर जाइए, सबसे पहले चाय पूछी जाएगी। दोस्तों के बीच गपशप हो या परिवार की बैठक, समोवार, जो उनकी पारंपरिक चायदानी होती है, वो अक्सर बीच में होता है। समोवार? हाँ, सुना है। ये उनके कल्चर में इतनी गहराई तक है कि ये रूसी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है। वोडका की छवि भली ज्यादा फैली हो, पर चाय असल में वहां की जिंदगी का अभिन्न अंग है। ये सुनकर अच्छा लगा। चाय के शौकीनों के लिए एक राहत की बात है। चलिए अब एक रहस्यमयी चीज की बात करते हैं। 8वां तथ्य कुछ ऐसी चट्टानों के बारे में है जो घंटी की तरह बजती हैं। अरे हाँ, रिंगिंग रॉक्स। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्रकृति रहस्यों से भरी है और ये रिंगिंग रॉक्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सही कहा। ये चट्टानें सिर्फ भूवैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, ये प्रकृति की अद्भुत और अप्रत्याशित क्षमताओं का भी प्रमाण है। इनका संगीत, चाहे वो किसी भी वजह से हो, प्रकृति का अपना अनोखा ऑर्केस्ट्रा है। प्रकृति का ऑर्केस्ट्रा, क्या खूब कहा। रूस ने विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर अंतरिक्ष में भी इतिहास रचा है। 9वां तथ्य इसी से जुड़ा है। हाँ, अंतरिक्ष की दौड़। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना तेरेश्कोवा, वो रूसी थीं। उन्होंने 1963 में अकेले अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। ये सिर्फ रूस या तत्कालीन सोवियत संघ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल था। वैलेंटिना तेरेश्कोवा की उड़ान, हाँ, वो शीत युद्ध के दौरान स्पेस रेस में एक बड़ी बढ़त तो थी ही। हाँ, वो तो थी ही।
लेकिन उससे भी बढ़कर ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। जरा सोचिए, 1963 में जब महिलाओं को कई क्षेत्रों में बराबरी का मौका नहीं मिलता था, एक महिला का अकेले स्पेसक्राफ्ट उड़ाकर पृथ्वी के चक्कर लगाना ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। इसने दुनिया भर की लाखों लड़कियों और महिलाओं को प्रेरणा दी कि वो भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें हासिल कर सकती हैं। ये वाकई एक प्रेरणादायक कहानी है। और अब हम आते हैं आखिरी 10वें तथ्य पर, जो शायद सबसे अप्रत्याशित हो सकता है, खासकर जब हम रूस और अमेरिका के बीच की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता को सोचते हैं। अच्छा, कौन सा? क्या ये सच है कि मॉस्को में न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा मैकडॉनल्ड्स हैं? हाँ, स्रोत तो यही कहता है। और न सिर्फ संख्या ज्यादा है, बल्कि मॉस्को का एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे व्यस्त मैकडॉनल्ड्स भी माना जाता है। सबसे व्यस्त? हाँ, जहां सालाना लाखों ग्राहक आते हैं। ये तथ्य अपने आप में ग्लोबलाइजेशन और बदलती दुनिया का एक दिलचस्प प्रतीक है। ये तो कमाल है। मतलब शीत युद्ध के दौर का कट्टर विरोधी देश आज अमेरिकी फास्ट फूड चेन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक ब्रांड सरहदों को पार करके नई संस्कृतियों में अपनी जगह बना लेते हैं, और कैसे उपभोक्तावाद एक वैश्विक शक्ति बन गया है। ये रूस के आर्थिक और सामाजिक माहौल में आए बदलावों का भी एक संकेत है। एक जमाने में जो सोचा भी नहीं जा सकता था, वो आज मॉस्को की सड़कों पर एक आम नजारा है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और संस्कृतियां कैसे एक दूसरे से घुल मिल रही हैं। तो ये थे रूस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिन्होंने यकीनन हमारी समझ को थोड़ा और गहरा किया होगा। हमने देखा कि रूस सिर्फ अपने आकार या राजनीति के लिए ही नहीं जाना जाता। हाँ, बहुत कुछ है वहाँ। यहाँ बैकाल जैसी प्राकृतिक धरोहर है, ट्रांस साइबेरियन जैसा इंजीनियरिंग का चमत्कार है, 11 टाइम जोन की अनोखी चुनौती है, चाय की गहरी परंपरा है, अंतरिक्ष में पहली महिला भेजने का गौरव है, और यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स की भी अपनी अलग कहानी है। इन स्रोतों से मिली जानकारी वाकई रूस की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो बेहद जटिल है, विविध है, कई परतों वाली है। सही कहा। ये उस छवि से काफी अलग है जो हमें अक्सर मीडिया में देखने को मिलती है। हाँ। इन सभी तथ्यों को अगर एक साथ रखकर देखें तो रूस एक ऐसे कैनवस की तरह नजर आता है जिस पर विशाल प्रकृति, ऐतिहासिक उपलब्धियां, गहरी सांस्कृतिक जड़ें और आधुनिक वैश्विक प्रभाव के रंग बिखरे हुए हैं। विरोधाभासों का देश कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, विरोधाभासों का देश, जहां प्राचीनता और आधुनिकता, पूरब और पश्चिम, विशालता और स्थानीयता सब एक साथ मौजूद हैं। और शायद यही विविधता और जटिलता इसे इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाती है। एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में भी उठेगा, वो ये है कि ये तमाम विरोधाभास एक राष्ट्र के रूप में कैसे एक साथ काम करते हैं और भविष्य में इनका संतुलन कैसे बना रहेगा। ये